मोदी जी आखिरकार पाकिस्तान को कब मारेंगे? इंडिया विल यही सवाल आपके सबके मन में आ रहा होगा और आइडेंटिफाई, जायज भी है। ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। और 10 दिन हो जाएंगे पहलगाम अटैक को, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। बट ये सच नहीं है। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इस बार ज्यादा सीरियस है पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एक्शन लेने के लिए। मैं जितना सिचुएशन को रीड कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन लेने की तैयारी नहीं चल रही जिसकी 2-3 महीने बाद टेररिस्ट अटैक्स फिर से शुरू हो जाए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचा जा रहा है। टेररिस्ट अटैक्स को मिलिट्री लिटरेचर में हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे अटैक्स जिनके लिए रिसोर्सेज बहुत कम लगते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। शायद आपके आसपास कोई टेररिस्ट अटैक ना हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप अपने आसपास जरूर नोटिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 26/11 या फिर अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक। इन अटैक्स को चंद पिग्स ने एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इन अटैक्स के बाद सारी 5 स्टार होटल्स और बड़े मंदिर्स में मेटल डिटेक्टर्स या फिर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देखना नॉर्मल हो गया है। हम शायद इन्हें भूल जाते हैं, पर पॉलिसी मेकर्स इन्हें नहीं भूलते। इंडिया को एक ऐसा रिस्पॉन्स क्रिएट करना पड़ेगा जो ना केवल दुश्मन को खौफ में डाल दे, पर वो कैपेबिलिटी भी शोकेस हो। जिस टाइप के दुश्मन से हम डील कर रहे हैं, उसे खौफ में सिर्फ ओवरवेलमिंग फायर पावर ही डाल सकती है। इतना मारो और इस जगह मारो कि घर से निकलने में डर लगे। दूसरी चीज है कैपेबिलिटी शोकेस करना, जहां पे आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इस तरह से यूटिलाइज करें कि दुश्मन आगे एस्केलेट करने में डरे। इन दोनों चीजों में लगते हैं बहुत बड़े अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो शायद एक टाइम पे एक जगह पे अवेलेबल ना हो, उन्हें देश के कोने कोने से उस जगह लाया जाए और फिर स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए। अब इसी सिनेरियो में दुश्मन भी आपके लिए रेडी रहता है। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक में उन्हें समझ आ गया था कि हम क्रॉस बॉर्डर रेड्स कर सकते हैं, तो उन्होंने 2019 में पुलवामा के बाद सारे LOC के लॉन्च पैड्स को खाली करा दिया। जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के बालाकोट स्ट्राइक की, तो अब इस बार वो अपनी एयर डिफेंस को अलर्ट पे रखे हुए हैं और लगातार फाइटर सॉर्टीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिमोट एयर बेसेस भी एक्टिवेट कर रखे हैं। हमारे लीडर्स ने कहा कि जिसने ये अटैक किया और करवाया, हम उन्हें चुन चुन के मारेंगे। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत सही लगता है। हम पम्प्ड अप हो जाते हैं कि अब तो फोड़ देंगे। लेकिन जब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम और बहुत टाइम भी लग सकता है। 26/11 को 17 साल हो चुके हैं और बॉर्डर के उस पार अननोन गनमैन आज भी 26/11 को प्लान करने वालों को धीरे धीरे चुन चुन के 72 कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, बड़े ऑपरेशन को प्लान और ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है। अब ऑपरेशन प्लान करना और एग्जीक्यूट करना ही सब कुछ नहीं होता। आपको पूरी दुनिया को पूरा केस बताना पड़ता है, नहीं तो बिना जस्टिफाइड अग्रेशन के कारण आप पर सैंक्शंस लग सकते हैं एंड यू कैन लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस, क्योंकि लोग आपको एक अनस्टेबल कंट्री कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यही किया। चीजें जितनी तेज मूव की हैं वो काफी इंप्रेसिव है। किसी भी ऑपरेशन को प्लान करने से पहले इंडिया एक सीरीज ऑफ प्रोटोकॉल फॉलो करता है। जितना मैंने ट्रैक किया है उस हिसाब से हम कुछ फेजेस में काम करते हैं। फेज 1 इनिशियल नॉन काइनेटिक स्ट्राइक्स। सबसे पहले इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। इसको समझने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर देखिएगा। उसके बाद बॉर्डर सील्ड हुई, वीजा रेस्ट्रिक्शन प्लेस किए गए पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान मिलिट्री कमीशन के मिलिट्री अटैचेस को बोला कि यहाँ से निकलो और वापस कभी मत आना। खुद के हाई कमीशन पे जो पाकिस्तान में है, वहां से लोगों को वापस बुला लिया गया। इसके बाद ब्रीफिंग शुरू हुई फॉरेन डिप्लोमेट्स की। यह है फेज 2, आउटरीच द वर्ल्ड। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को पूरी सिचुएशन और मोस्ट प्रोबेबली इंडियाज रिजॉल्व टू पनिश द पिग्स और उनके प्लानर्स को क्लियर कर दिया। उसके बाद इंडिया नॉन परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर को आउटरीच करता है टू टेल देम अबाउट द अटैक। मीनवाइल PM सऊदी से लौट रहे थे और लगातार वर्ल्ड लीडर से बात कर रहे थे, उनको सिचुएशन बता रहे थे। उनके इंडिया आते आते ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री ने इस अटैक को कंडेम कर दिया था और इंडिया के साथ सॉलिडारिटी शोकेस कर दी थी। बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली घेरना शुरू कर चुका था। फेज 3 में इंडिया ने खुद को रेडी करना शुरू किया। मल्टीपल मीटिंग्स विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया, CCS, अपोजिशन पार्टीज, सबको ब्रीफ किया कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। सबका यूनानिमस सपोर्ट था टू टीच द एनिमी अ लेसन। इस टाइम पे आई बिलीव फोर्सेस प्लान चार्ट आउट कर रही होंगे कि व्हाट एक्शन वी कैन टेक, और यही है फेज 4। और जो रिसेंट CCS की मीटिंग्स, NSA की रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग, रक्षा मंत्री की फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग, होम मिनिस्ट्री की इन दोनों लोगों के साथ मीटिंग, और फिर इन सब की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग, फिर प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं, ये सब एग्जीक्यूट हो रही थी कि तभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने मल्टीपल एक्सरसाइजेस लाइव एमिनेशन के साथ शुरू कर दी। एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस रूटीन भी हो सकती हैं, लेकिन जिस टाइप की पोस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस अपने हैंडल्स पे कर रही है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक्सरसाइजेस का फर्स्ट फेज खत्म होते ही CDS रक्षा मंत्री से मिलते हैं और फिर रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से। ये सब चल रहा है, साथ में देश की बाकी एक्टिविटीज भी चल रही हैं। फेज 5 हमेशा दुश्मन के लिए घातक साबित हुआ है।
इंडियन आर्मी ने LOC पे पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब बहुत हेवीली देना शुरू कर दिया था। दो पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री बिल्डअप वॉर लेवल पे है, लेकिन इंडियन बिल्डअप की किसी को कोई खबर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बहुत रिस्पॉन्सिबली छुपा रहे हैं, और क्योंकि अगर कोई बिल्डअप इंडिया की तरफ से नहीं होता तो पाकिस्तान इस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं करता। पर एक मिलिट्री रिस्पॉन्स तय है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम JNK को एक टूरिस्ट और इकोनॉमिक स्पॉट बनाना चाहते हैं तो हमें रिस्पॉन्स ऐसा देना होगा जो दुश्मन को अगले एक दशक तक याद रहे। इसके लिए बेशक हमें दुश्मन की फौज जो इस पूरे टेररिज्म नेटवर्क को कंट्रोल करती है उसे टारगेट करना होगा, बिकॉज बालाकोट में हम इन टेररिस्ट को टारगेट कर चुके हैं। इट इज नॉट इफेक्टिव। नाउ जब आप किसी देश की फौज को टारगेट करते हैं तो एस्केलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे एंथुजियाज्म के कारण गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, पर हमारी और हमारी फोर्सेस की प्रिपरेशन के हिसाब से टाइम और डे डिसाइड होगा। क्योंकि अगर चीजें एस्केलेट हुई तो आई एम श्योर आप में से कोई भी इंडियन आर्म फोर्सेस को सरप्राइज होते हुए नहीं देखना चाहेगा। मैंने आपको सीरीज ऑफ इवेंट इसलिए समझाया क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम सब के अंदर हो रही एंजाइटी को शांत कर सकती है, जो पुरानी गवर्नमेंट्स की इनकॉम्पिटेंसी के कारण आई। मैं समझता हूँ कि आपका खून खौल रहा है, मेरा भी खौल रहा है, लेकिन इस बार इन्हें ऐसा मारने की जरूरत है कि फिर मारने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस टाइम पे फोर्सेस और गवर्नमेंट पे थोड़ा भरोसा करिए। क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के लिए बहुत टाइम है आगे। अभी इंडिया को एक आवाज में सिर्फ एक चीज बोलना है, बदला।